गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज हमारी इस हफ्ते की आखिरी मुलाकात है, कल हमारा रेस्ट डे होगा, लेकिन बिल्कुल इसी वक्त पर आप देख पाएंगे बेस्ट ऑफ जागो लाहौर। नाज़रीन, कुछ मौसम की बात करें तो मौसम तो अपने अलग ही रंग दिखा रहा है। हब्स का आलम, सांस माहौल कर देने वाली गर्मी और कभी अचानक से आंधी और फिर अचानक बारिश होने लगती है। महकमा मौसमियात की जानिब से आजकल में मगरबी हवाओं की आमद और बारिश की भी पेशगोई कर दी गई है। आज चूंकि वीकेंड भी है और मौसम भी अच्छा होने वाला है, तफरीही मकामात भी खुल चुके हैं। आज तो बहुत से शहरियों ने प्लान्स बना भी लिए होंगे कि सैर सपाटे को कहाँ जाना है और खाना कहाँ खाना है। एंजॉय जरूर कीजिए, लेकिन एहतियात का दामन हाथ से आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि कोरोना अभी भी मौजूद है, इसलिए कोरोना से बचना है, 80-20 का जरूर आपने ख्याल रखना है। नाज़रीन, लॉकडाउन खत्म और जिंदगी मामूल पर लौटने लगी है। इस हवाले से प्रोग्राम में मजीद भी बात होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ कारोबार की बात करें तो 10 अगस्त से कारोबारी मराकज पर औकात कार की पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। अब कारोबार पहले की तरह हफ्ते में 6 रोज हो पाएगा। ताजिर बरादरी का हुकूमती फैसले का खैर मकदम भी सामने आया है। माली मुश्किलात के खात्मे के लिए पुरुम्मीद दिखाई दे रही है। जाहिद आबिद रिपोर्ट में बता रहे हैं। शहर की मार्केटों की रौनकें बहाल होने की उम्मीद पैदा हो गई। 10 अगस्त से दुकान खोलने के वक्त की पाबंदी, ना हफ्ता को छुट्टी की कोई मजबूरी आड़े आएगी। अब कारोबार चलेगा हफ्ता भर में 6 रोज। 5 माह के जुजवी और स्मार्ट लॉकडाउन से मुतासर कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगी। अनारकली बाजार के दुकानदार कहते हैं, गर्मी और हब्स में दोपहर के औकात में वैसे ही गाहक नहीं निकलता। अब औकाते कार की पाबंदियां खत्म होंगी तो रोजगार भी बढ़ेगा। टाइम जो है उन्होंने 10 बजे तक कर दिया है, पुराना टाइम कर दिया है। अब रिलैक्स होके कस्टमर भी आएगा और दुकानदार भी रिलैक्स होगा। ये बड़ा अच्छा फैसला है। कारोबार में जो बेहतरी आएगी, जो 5 माह से जो कारोबार में बंदिश हुई थी, बेरोजगारी थी, वो हटेगी, कम होगी, मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी, कारोबार को फरोख्त मिलेगा। 5 माह के स्मार्ट लॉकडाउन में ईद उल फितर और ईद उल अज़हा भी गुजर गई और माशी सरगर्मियां सिमट गईं। ताहम कोरोना का फैलाव रुकने से अवाम बड़े नुकसान से जरूर बच गए। एक तवील, मुश्किल और सब्र आजमा वक्त के बाद हुकूमत की जानिब से कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल की जा रही हैं, जिससे तमाम तबकात खुश नजर आ रहे हैं और अच्छे की उम्मीद लगाए हुए हैं। कैमरामैन राना उमर के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज। ऐसी रिपोर्ट आपने देखी है। कुछ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे महंगाई के तूफान के हवाले से। कागज तो महंगा हो गया, लेकिन दूसरी जानिब सब्जी मंडियों की क्या सूरत हाल है। आम मार्केट में जो मौसमी सब्जियां हैं उनकी क्या कीमतें हैं और सरकारी निर्खनामों पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है। बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज सलमान तारिक हमारे साथ मौजूद है। सलमान तारिक, बताइए आज क्या सूरत हाल है मार्केट की। जी, सब्जियों के हवाले से अगर बात करें तो इनकी कीमतों में इजाफे का रुझान जो है वो बरकरार नजर आता है और आज भी 6 मजीद सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। लेकिन साथ ही साथ जो रेट लिस्ट पर ये कीमतें 6 सब्जियों में इजाफा नजर आया है कि जी किया गया रेट लिस्ट में कि 6 सब्जियों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। लेकिन देखा जाए तो तमाम सब्जियां, हमने सब्जी मंडी में देखा कि तमाम सब्जियों की कीमतें जो नरखनामे पर दर्ज हैं उसके मुताबिक वो फरोख्त नहीं हो रही, बल्कि कई सब्जियां ऐसी हैं जिनकी दुगनी कीमत जो है वो वसूल की जा रही है व्यापारियों की जानिब से मुख्तलिफ दुकानों पर। अब जो कीमतों में इजाफा जिन सब्जियों में हुआ है उसके अंदर जो प्याज है उसकी नरखनामे में उसकी 8 रुपए कीमत बढ़ाकर 35 रुपए फी किलो हो गया नरखनामे के मुताबिक, लेकिन वो फरोख्त 40 से 50 और कहीं पर 60 रुपए किलो तक किया जा रहा है। इसी तरीके से आलू की कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है नरखनामे पर और फरोख्त वो है 80 से 90 तक किया जा रहा है। अदरक, जो कि तमाम सब्जियों में सबसे महंगी सब्जी है, इसकी कीमत 415 रुपए तक फी किलो तक पहुंच चुकी है। उसके बावजूद, इतना महंगा नरखनामे में भी इसकी कीमत होने के बावजूद ये जो फरोख्त है इसकी 500 रुपए फी किलो तक ये होती हुई नजर आ रही है। और इसी तरीके से जो लहसुन है उसकी कीमत में भी इजाफा होने के बाद वो 170 रुपए फी किलो उसकी नरखनामे में दर्ज कर दी गई कीमत, लेकिन वो भी जो फरोख्त है उसकी वो 250 से 280 रुपए फी किलो तक की जा रही है। सलमान तारिक, हमें ये बताइए कि करीबन 1 हफ्ता मुकम्मल हो गया है, ईद कुर्बान के बाद जो है 1 हफ्ता गुजर चुका है। सब्ज मसाला जात की कीमतें कुछ कम हुई हैं, कुछ स्टेबल हो गई हैं? नहीं, अगर सब्ज मसाला जात की बात करें तो उसमें उसी तरीके से बदस्तूर उनकी कीमतों में इजाफा ही नजर आ रहा है। ईद उल अज़हा गुजरने के बावजूद भी, जैसे सब्ज मिर्च का मैं बता रहा था कि 52 रुपए फी किलो उसकी नरखनामे में कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन जो उसकी फरोख्त है वो 100-110 रुपए फी किलो तक
की जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा है और नरखनामे के मुताबिक तो दुगनी कीमत नजर आ रही है कि जी मुख्तलिफ दुकानों पर वो 100-110 रुपए फी किलो। जिसकी रीजन अगर पूछे तो वो कहते हैं कि जी पीछे से महंगी आ रही है, नरखनामे के मुताबिक हम नहीं बेच सकते। यही सूरत हाल दीगर तमाम सब्जियों का भी है। अदरक जैसा कि मैंने बताया कि 415 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। ईद के दिनों में 395 रुपए फी किलो थी, यानी कि ईद उल अजहा के बाद अदरक की कीमत में मजीद इजाफा भी हुआ और उसकी फरोख्त के हवाले से अगर बात करें तो वो भी नरखनामे के मुताबिक नहीं बल्कि 500 रुपए फी किलो महंगाई को रोकने के लिए और मनमानी कीमतें जो वसूल की जा रही हैं उनको रोकने के लिए सरकार के नरखनामों पे अमल दरामद करवाने के लिए जिला इंतजामिया क्या कर रही है, कुछ कर भी रही है या नहीं? जी, इस हवाले से नरखनामों पर अमल दरामद करवाने के लिए ना पहले कभी अमल दरामद होता हुआ नजर आया और ना ही अब जो है अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है। नरखनामा तो सरकार जिला इंतजामिया की जानिब से जारी कर दिया जाता है, एक रस्म पूरी कर दी जाती है नरखनामा जारी करके, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता क्योंकि हम रोज देखते हैं, हमेशा से यही देखते आ रहे हैं कि जो भी नरखनामे पर कीमत दर्ज की जाती है उससे जो कई गुना ज्यादा कीमतें ही सब्जियों की मार्केट में नजर आती हैं कि जी फरोख्त हो रही हैं वो कीमतें। तो नरखनामों के ऊपर अमल दरामद होता हुआ ना पहले कभी नजर आया और ना ही अब जो है नजर आता है। इसी तरीके से सब्जियां भी महंगी हुई हैं तो दूसरी जानिब फलों की कीमतों में भी इसी तरीके से ही इजाफा हुआ है। जो कीमतें उनके नरखनामों पर दर्ज की गई हैं बढ़ाकर भी बेशक उन कीमतों पर भी फल जो है वो फरोख्त नहीं हो रही, सब्जी हो या फल हो। या दूसरी जानिब अगर बात कर ले मुर्गियों की, तो मुर्गियों की कीमत के हवाले से भी बात करें तो उसकी कीमत में भी 8 रुपए फी किलो ब्रायलर की कीमत में इजाफा हो गया। तो ईद उल अजहा के बाद अगर देखें तो ये लहर महंगाई की मजीद ऊपर की तरफ जाती नजर आती है, ना कि नीचे की तरफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान तारिक, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बता रहे थे जी जो बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं जिसमें सब्जियां हैं, फल हैं, वो भी बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो सरकार नरखनामे तय करती है वो सिर्फ एक कागज़ों की हद तक महदूद होकर रह जाते हैं, मार्केट में उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता दिखाई नहीं देता। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ कोरोना वायरस की बात करें और ख़ास तौर पर एहतियाती तदाबीर की, तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया जाता है। तो ऐसे में हमारे बहुत सारे ब्रांड्स भी आए जिन्होंने नित नए मास्क तैयार करना शुरू कर दिया, लेकिन अब एक ख़ास तौर पर मास्क बिल्कुल ऐनक की तरह तैयार किया गया है, आप बिल्कुल एक ऐनक की तरह उसको पहन सकते हैं। डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। कोरोना वबा के तनाजुर में दुनिया भर में नित नई इख्तरात सामने आ रही हैं। अब मुलाहजा कीजिए एक नई और सादा इजाद जिसे ब्लॉक का नाम दिया गया है, इसे आप ऐनक की तरह पहने जाने वाले शील्ड करार दे सकते हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप बार बार मुंह, नाक, आंखों पर हाथ ना लगाएं और इसी अमल को रोकने के लिए ब्लॉक नामे शफाफ फेस शील्ड तैयार की गई है। दिलचस्प बात यह है कि हल्की फुल्की और मौसर फेस शील्ड को ऐनक की तरह पहना जा सकता है। दूसरी जानिब ये शील्ड हवा में फैले कोरोना वायरस बुखारात को मुंह या नाक तक पहुंचने से भी रोकती है। अगर आप मजीद एहतियात करते हुए कपड़े का मास्क भी पहनना चाहते हैं तब भी ये शील्ड उसमें मददगार साबित हो सकती है। ब्लॉक फेस शील्ड मास्क को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये कार, मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद, सफ़र करने और वर्जिश पे भी पहनी जा सकती है। पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से तैयार शुदा ये शफाफ निकाब धोकर बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है और अपनी मजबूती की बिना पर यह गिर कर टूटता भी नहीं है। बारिश और धुंध की सूरत में पानी इस पर जमा नहीं होते और यूं इसे बार बार उतारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। नाज़रीन, मुनफरिद फेस मास्क जो तैयार किया गया है, डिटेल्स हमने आप तक पहुंचा दी हैं। आप कुछ बात करेंगे जी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान दौरे लाहौर पे थे और एक बहुत अहम मनसूबा जो कि रिवर रावी के करीब एक नया शहर आबाद होने जा रहा है, उसका संगे बुनियाद भी रखा गया है। बात कर लेते हैं जी, मोहम्मद हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन, बताइएगा गुज़िश्ता रोज़ दौरा लाहौर के बारे में क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर जब लाहौर आए तो उनका सबसे बड़ा यही कहा जा रहा था रिवर रावी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है। ये अच्छा प्रोजेक्ट है और इसको लेकर अगर चला जाएगा तो बहुत जो है वो नौकरियां भी लोगों को मिलेगी, एक अलग शहर भी बसने जा रहा है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लाया जा रहा है। उसके साथ साथ ये तो प्रोजेक्ट की तफसीलात तो मुतअद्दिद चीजें सामने आ चुकी हैं, लेकिन इमरान खान का दौरा लाहौर के साथ साथ कल और बहुत बड़ी जो है चीजें पेशरफ सामने आई हैं। वो ये है कि इत्तेहादी जमातों के जो मुतालबात थे और उनकी मुलाकातें थी वो प्राइम मिनिस्टर ने मानने से माजरत करी, जो कल के इजलासों में देखने में आया। और बाकायदा उनको ये बताया गया कि इत्तेहादी जमात जिसमें चौधरी परवेज लाही और मुस्लिम लीग काफ के अहदेदारान उनके वो मिलना भी चाहते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उसका कोई जवाब नहीं दिया।
और उसमें देखने में आया कि उनके जो लगाए गए अफसरान हैं, यानी मंडी बाउद्दीन और उनके साथ साथ गुजरात में जो डीपीओ और डीसीओ हैं, उनको हटाने के भी अहकाम जारी किए गए हैं रात को। और ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है कि जो कि खादी जमातों के मामला हैं, उन्होंने तो बाकायदा ब्यूरोक्रेसी को जो कह दिया जब ब्यूरोक्रेसी का इजलास हो रहा था कि किसी भी किस्म का कोई ऐसी चीजें जो अगर गलत काम करेगा, गैर कानूनी हो, मेरिट के बरक्स हो। हसन, ये बताइए कि एक जानिब तो वज़ीर आला साहब मुलाकातें कर रहे हैं इत्तेहादियों के साथ और नाराजगियां दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जानिब इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। देखिए, नाराजगी दूर करने की कोशिश नहीं की जा रही थी, बल्कि 2 दिन पहले जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में अगर देखा जाए तो उसके हवाले जो जराये से मालूमात मिली है, उसमें वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म के हुक्म पर उनको ये बाकायदा तौर पर वार्न किया और बताया कि आपने जो बंदे लगाए हैं उनमें बहुत सारी शिकायत पाई जा रही है। वो सिर्फ आप लोगों के काम करते हैं, तरीके इंसाफ के रहनुमाओं के काम नहीं करते। वहाँ पर बहुत सारी शिकायत के अंबार लग चुके हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए ये मामला उनके नॉलेज में लाया गया था कि हम इनको तब्दील करने लगे हैं और कल बाकायदा अहकाम जारी कर दिए गए। और अब जो है ये तकरीबन 3 मंगल तक कुछ अहम जो कहा जा सकता है तो 5 से 6 अफसर तक करोड़ तबादले किए जाएंगे और बड़े इम्पोर्टेंट होंगे। हसन, कौन कौन से महकमों में? देखिए, जराये क्या बता रहे हैं? देखिए, जो डिप्टी कमिश्नर, जिसका भी मैंने आपको बताया, मंडी बाउद्दीन के डिप्टी कमिश्नर है, गुजरात का डिप्टी कमिश्नर है, टोबा टैक्सिंग का डिप्टी कमिश्नर है, उनके साथ एक दो और भी इजला के हो सकते हैं। इसी तरह डीपीओ हैं मंडी बाउद्दीन का और गुजरात के, और 2 जिला के और भी डीपीओ हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो है उसकी बाकायदा तस्दीक भी की है पंजाब के एक आला तरीन ओहदेदार की जानिब से मेरी बात थी, उन्होंने इस हवाले से तस्दीक भी की है कि ये मामला तय पाए हैं। और उसके साथ साथ कल जब इजलासों में तो ये मामला चला इत्तेहादी जमातों का, उससे बड़ी पेशरफ ये हुई कि कल प्राइम मिनिस्टर ने तमाम ब्यूरोक्रेसी को ये वाज़ेह डायरेक्शन दी कि जो गलत करेगा, चाहे वो कोई भी हुकूमती, यानी हमारा हुकूमत से बंदा हो, हुकूमती ओहदेदार हो, ब्यूरोक्रेट हो, पुलिस अफसर हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन रजा, आप हमारे साथ मौजूद रहे, डिटेल्स आप हमें बता रहे थे। और गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब लाहौर के दौरे पर थे और तमाम ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो ठीक काम नहीं करेगा वो सीट पर बरकरार नहीं रहेगा और करप्शन की भी अब इदारों में कोई जगह नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये तमाम मामला अच्छे से ठीक हो जाएं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे पाकिस्तान रेलवे के हवाले से। तो 1861 में अंग्रेजों के दौर में तामीर होने वाले पुराने रेलवे निज़ाम की आखिरकार 150 साल के बाद सुननी जाने वाली है और पाकिस्तान रेलवे की तारीख के सबसे बड़े मंसूबे ML1 की मंजूरी दे दी गई है। इस मंसूबे पर 6 अरब 80 करोड़ डॉलर लागत आने वाली है और ये मंसूबा 5 साल के अरसे में मुकम्मल कर दिया जाएगा। ML1 मंसूबा CPEC का हिस्सा है, जिसका इफ्तिताह रवां साल ही होगा। ML1 मंसूबे के तहत रेलवे का 1872 किलोमीटर ट्रैक कराची ता पेशावर अपग्रेड किया जाएगा। रेलवे के ट्रैक को जल्द अज जल्द अपग्रेड करने का काम 3 मरहलों में मुकम्मल होगा, जिसके बाद मुसाफिर ट्रेनों की रफ्तार 65 और 110 किलोमीटर फी घंटे से बढ़कर 160 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच जाएगी, जिससे लाहौर से कराची तक का सफर महज 7 घंटे रह जाएगा। यानी अब लाहौर के शहरी भी पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों में पहले से कम वक्त में सफर कर पाएंगे। और इसी के साथ इस मंसूबे के तहत मुसाफिर ट्रेनों की तादाद 34 से बढ़ाकर 137 और फिर 171 कर दी जाएगी, जिसके बायस लाखों शहरी एक ही दिन में कम वक्त में सफर कर पाएंगे। तेज ट्रैक पर ट्रेनों को हादसा से बचाने और बर्क रफ्तारी से चलाने के लिए पूरे ट्रैक के दोनों अतराफ कंक्रीट की बाड़ भी लगाई जाएगी और इसके अलावा जदीद सिग्नल्स और टेलीकॉम सिस्टम की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इस मंसूबे के जरिए 20,000 बराह रास्त और 1,50,000 बिलवास्ता लोगों को रोजगार की फराहमी मुमकिन हो पाएगी। इस मंसूबे के तहत न सिर्फ रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी होगी, बल्कि रेलवे का इंतजामी ढांचा भी बेहतर हो जाएगा। इस मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद अगले 150 साल तक ट्रेनों की आमदोरफ्त के मसाइल को दूर कर दिया जाएगा। ML1 मंसूबा यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तारीख बदलने वाला है। मंसूबा साबित होगा
जो इस पूरे खत्ते में एक गेम चेंजर की हैसियत रखता है। आज प्रोग्राम में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि कब से आगाज होने जा रहा है, कब तक मुकम्मल हो जाएगा। और ये मंसूबा कोई नया नहीं है, बहुत देर से हम इस पे बात सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आगाज क्यों नहीं हो पाया और बोसीदा ट्रैक की वजह से क्या क्या मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहता है। मेरे साथ मौजूद है जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फाहद, जुल्फकार अली महतू हेड ऑफ स्पेशल प्रोजेक्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जुल्फकार साहब, ML1 मंसूबा हमेशा से हम इसकी तारीफ सुनते आए हैं कि बेहतरीन मंसूबा, लेकिन अभी तक इसकी सुनी नहीं गई। देखिए, इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो जो 2019 के एंड में अक्टूबर में जो PC1 बनाया गया, जिसकी अब मंजूरी हुई है, इसके अंदर 4 लाइनें बड़ी खतरनाक लिखी गई थी रेलवे वजारत रेलवे की जानिब। वो लाइनें ये थी कि अगर ML1 शुरू नहीं होता अब तो अगले 3 साल के अंदर, 3 या 4 साल के अंदर मेन लाइन 1 जिसकी ये बात हो रही है पेशावर कराची, इसके अंदर कुछ सेक्शन खतरनाक करार देकर बंद कर दिए जाएंगे। यानी मिसाल के तौर पे ये है कि पेशावर से लेके तो लाला मूसा तक तो ट्रेन आएगी, लाला मूसा से लाहौर तक का जो सेक्शन होगा वो खतरनाक होगा, वो बंद हो जाएगा। मुसाफिर उतर जाएंगे लाला मूसा, बस पे बैठेंगे, लाहौर आएंगे, फिर ट्रेन पकड़ेंगे, फिर आगे जाएंगे, आगे रोडी पे जाके फिर ये खत्म हो जाएगा सेक्शन। तो इस मीन के रेलवे सीधा तरीन ट्रैक के हिस्से हैं, उनको बिल्कुल वो मतलब ये कि बंद, तो ये 2023 का साल होना था जब रेलवे बंद हो जाना था और PTI की गवर्नमेंट ने अगले इलेक्शन में जाना था। 50,000 लोगों ने बेरोजगार होना था और तकरीबन 21 अरब रुपए की सैलरी घर बैठे उनको देना पड़नी थी अगर ये ML1 शुरू हो। ये इसकी जस्टिफिकेशन दी गई कि ये शुरू करना जरूरी है। ये तो इसकी अहमियत मैंने आपको बताई है, लेकिन ये बिल्कुल गेम चेंजर मंसूबा है। बिल्कुल ठीक बात है, आपने बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन इस मंसूबे में कुछ चीजें सरफे नजर की गई। कौमी इंटरेस्ट में इनको बताना आज बहुत जरूरी है। कल कलां को इमरान खान की हुकूमत के ऊपर उंगलियां उठेंगी, जनरल आसिम बाजवा पे उंगलियां उठेंगी, शेख रशीद पे उंगलियां उठेंगी, असद उमर पे उंगलियां उठेंगी और उन तमाम लोगों पे उंगलियां उठेंगी जो इस मंसूबे की मंजूरी में शामिल चल रहा है ना। ये तो CPEC का हिस्सा है। CPEC के हिस्से में तब्दीलियां हुई हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, $9.24 बिलियन का प्रोजेक्ट था। इसकी जो कॉस्ट आई है उसके अंदर PSDP के अंदर जो अभी बजट मंजूर हुआ है उसके अंदर 7.5-8 अरब रुपए आई है, अब 6.8 हो गया। तो ये क्या तब्दीलियां, कौन कौन से हिस्से काटेंगे? जो मेरे नॉलेज में है, एक तो ये हुआ कि हमने इसी आपके प्रोग्राम में बताया था कि कल्लोवाल पंडोरा सेक्शन और पंडोरा से आगे पिंडी सेक्शन और फिर ये लाहौर लाला मूसा सेक्शन, इसके ऊपर करीबन $1.5 अरब की इन्वेस्टमेंट होगी और पिंडी और लाहौर का फासला जो दुरानिया है वो 20 मिनट कम होगा। तो इस 20 मिनट बचाने के लिए $1.5 अरब की जो इन्वेस्टमेंट है वो जस्टिफाइड नहीं है। तो हमारी उस खबर पे आपके इस प्रोग्राम की तरफ से जो हमने दी थी उसके ऊपर एक्निक ने इसी इजलास में जिसमें PC1 मंजूर हुआ है इस सेक्शन को मंजूरी रोक दी थी। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का 200 अरब का फायदा हुआ, 200 अरब रुपए का इस वक्त फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि इसके नजरसानी करेगा, ये जरूरी भी है कि नहीं, ये क्या डाला गया 20 मिनट बचाने के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। नंबर 1 ये बात अभी मेरी सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने लगा जो कहीं आपको न छपी है, न कहीं चली है, न टीवी पे आई है। ये लोगों को जो मुतल्लक है उनको पता है। ये जब मंसूबा शुरू हुआ, इसका PC1 बना था शुरू में जब 2007-8 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत और जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो इस सारे ट्रैक को इलेक्ट्रीफाई करने का कहा गया था। यानी ये बिजली की ट्रेन चलना थी, बिजली की ट्रेन का और डीजल की ट्रेन का, डीजल 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, बिजली की ट्रेन आज का दौर है। इंडिया अपने अगले 3 साल में तकरीबन उनका 64,301 किलोमीटर लंबा ट्रैक है ऑपरेशनल, उसको 100% इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं। अच्छा जुल्फकार साहब, इस पे मैं मजीद भी आपसे यकीनी तौर पे बात करूंगी कि ये जैसे जैसे हुकूमतें बदलती जाती हैं तो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके पूरे प्लान्स बदल जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट जो है वो बेचारे लटकते ही रहते हैं और वो ग्राउंड पे उनका बनना मुमकिन ही नहीं हो पाता। राना फाहद, अभी जो हमारे रेलवे के मुसाफिर हैं बहुत परेशान है। ट्रैक जो है वो हादसात भी रूटीन है हमारे पाकिस्तान रेलवे की जो ट्रेनें हैं उनको, और ट्रेनों का टाइम पे आना तो मेरा ख्याल कोई मोजज़े से कम नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल ये है कि जो कराची से पेशावर तक का ट्रैक है उसमें से मुतअद्दिद मुकामात ऐसे हैं जहां पर ट्रेन को जो है वो 80 किलोमीटर फी घंटा चलाना भी मुमकिन नहीं है। वहां से ट्रेन जो है वो 50 किलोमीटर फी घंटा या 40 और कई जगह पे 20-30 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से जो है वो ट्रेन चलाई जाती है। उसकी वजह यह है कि ट्रैक इस काबिल ही नहीं है कि वहां पर ट्रेन जो है वो उस स्पीड में चलाई जा सके। तो सूरत हाल ये है कि ये मंसूबा बनने से नो डाउट कि ये गेम चेंजर मंसूबा है और इससे रेलवे की तो सुनी जाएगी, पाकिस्तान की तरक्की की भी राह जो है वो इससे हमवार हो जाएगी।
ये कुल 1872 किलोमीटर का ट्रैक है जो कराची से पेशावर और जो है वो टेक्सला से हवेलियां तक का ये टोटल ट्रैक है। और मेहतू साहब जो कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो ठीक बात कर रहे हैं कि इससे जो है वो इसको पहले स्टैंडर्ड गेज पे आना चाहिए था, अब भी ये ब्रॉड गेज पे ही है। ब्रॉड गेज को अपग्रेड किया जा रहा है और स्टैंडर्ड गेज पर अगर आता तो इससे जो है वो स्पीड ट्रेन की 250 से 350 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से जानी थी। मगर सूरत हाल क्या थी, अगर इसको स्टैंडर्ड गेज पे लेके जाते तो रेलवे की सारी तंसीबात खत्म करनी पड़ती, दूसरी पूरा नया ट्रैक बिछाना पड़ता और उससे वो मंसूबा उससे इतना महंगा हो जाता कि पाकिस्तान के अभी जो मौजूदा सूरत हाल में शायद वो मुमकिन नहीं था ना, तरक्की मुमकिन नहीं पजीर था। ममालिक में हमारा शुमार होता है। तो इसीलिए अगले 150 साल तक ये अब जो है वो ब्रॉड गेज पे कर दिया गया है। 160 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से जो है वो इस पे ट्रेन चलेगी। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि जो कराची से ट्रेन लाहौर तक आती है या पेशावर तक जाती है, वो लाहौर तक आने में उसको 24 घंटे 25 घंटे भी लग जाते हैं, यानी कि इससे भी लेट हो जाती है ट्रेन। ठीक है, उसकी वजह ट्रैक है, ट्रैक अगर बेहतर हो जाता है, लेवल क्रॉसिंग इस मंसूबे के तहत तकरीबन 3000 जो है वो लेवल क्रॉसिंग, जिनमें जो है वो ये अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये खत्म हो जाएंगे। इनकी जगह पे ब्रिजेस और जो है वो अंडरपासेस बनाए जाएंगे, तो ट्रेन की ऑटोमेटिक स्पीड भी जो है वो तेज होगी और इंक्रीज हो जाएगी और ये हादसात में भी कमी आ जाएगी। मैं तो साहब हमें ये बताइए, जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि मंसूबा तो बहुत पुराना है, लेकिन जैसे हुकूमत बदलती है उसमें मंसूबे में तब्दीलियां होती हैं, तरजीहात बदल जाती हैं। अब मुझे बताएं, जो PC1 तैयार हुआ है, अब इसका आगाज कब होने जा रहा है? क्या देखिए, मैं आपको पहले PC1 की बड़ी खौफनाक हिस्ट्री है। ये PC1 7वीं बार यानी 7वां PC1 है। ये मैं आपको गिन के बता रहा हूँ। अच्छा, अब ये कि शुरू के PC1 में पहले में ये बात शामिल थी कि ये बिजली की ट्रेन होगी। ठीक है, अब बिजली की ट्रेन नहीं है, मंसूबे से गायब है, सारा कुछ गायब है। रूटीन वाली ट्रेन जापान में 71%, चाइना में 72%, यूरोपीय यूनियन में 60% इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक है। और यार आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो 125 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ उसी तरफ जा रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, 3 सवाल मैं करता हूँ। ये शेख रशीद साहब से सवाल है और हुकूमत पाकिस्तान से सवाल है। ये सवाल कभी ना कभी फ्यूचर में आएंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा और मुझे नहीं पता कि किस फोरम पे जवाब देना पड़ेगा। मसलन पहली बात ये कि जदीद इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक क्यों नहीं बनाया गया? 60%, 68% यानी 60 नहीं 68% ये बिजली की ट्रेन सस्ती है डीजल से, ये इंपोर्टेड फ्यूल नहीं है। टोटल 470 मेगावाट की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर। ये 210 ट्रेनें जो कह रहे हैं हम चलाएंगे, 40 फ्रेट और 170 वो। इसी से रेलेवेंट मेरे जहन में सवाल आया है वो ये है कि अगर बिजली की कंजम्पशन उतनी ज्यादा फिर बढ़ जाएगी, हमारे यहाँ तो जरा सी बारिश होती है तो सारे ये हैरान कुन बात सुन लें। देखिए, पूरी ट्रेन जो चलती है ना, एक ट्रेन जो चलेगी उसके ऊपर 2.24 मेगावाट चाहिए। ठीक, इस वक्त लाहौर की जो कंजम्पशन लेस्को की वो 3000 है और पूरे पाकिस्तान की जो ट्रेनें चलेंगी 200 सवा 200, उसके लिए 470 मेगावाट चाहिए। ठीक, पूरे लाहौर की 3000 और पूरे पाकिस्तान की ट्रेन चलाने के लिए 470 मेगावाट। जहां मर्जी चैलेंज कर ले इस फिगर को मेरी को। दूसरी बात देखें, आपने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बने, कितना महंगा है? $6.8 बिलियन। ठीक है, 6 अरब 80 करोड़ डॉलर। अब ये बना कौन रहा है? चीन की कंपनियां, क्योंकि हमारा उनके साथ MOU भी है और हमारी उनके साथ एग्रीमेंट है। अब इसकी सुपरवाइजरी जो थर्ड पार्टी होनी चाहिए ना, इस प्रोजेक्ट को जो सिर्फ सुपरवाइज करना है, ठीक बनाया नहीं बनाया वो कौन देखेगा? वो तो थर्ड पार्टी आनी चाहिए। थर्ड पार्टी भी चीनी होगी। टेक्निकली ये चीन को लाने का दूसरी उनकी कंपनियों को लाने का मंसूबा बना हुआ है। और भाई पाकिस्तान रेलवे के अफसर दूसरे सब बाहर हो जाएंगे। चीन वाले कहेंगे बन गया, चीन वाले कहेंगे ठीक बन गया। तो इतना मेरा बीच में रोल ही कोई नहीं। क्वेश्चन मार्क कौन लगाएगा? ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। नंबर 2 ये कि आपने ये जो इतना बड़ा ट्रैक बिछाना है, 160 किलोमीटर का दावा कर रहे हैं। एक कोच भी है जो 160 पे चल सके, एक इंजन भी है जो 160 पे। राना फहद हमेशा बैतू साहब अपनी एक्सपर्टीज बताते हैं और पूरी इन्होंने इंफॉर्मेशन डिग आउट करके लाते हैं, इन्वेस्टिगेट करके लाते हैं और ऐसे हकायक सामने लाते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ, मैं आपको मेरे सवाल सुन लें। मैं कह रहा हूँ पूरे रोलिंग स्टॉक के अंदर एक वैगन फ्रेट की, एक पैसेंजर कोच, एक इंजन 160 पे चलने के रेलवे के काबिल नहीं है। ये कहाँ चलाओगे सारा कुछ? ये जो तुमने बनाया नया लाओगे तो नए लाने पे एक ट्रेन पे कितने पैसे लगेंगे? एक ट्रेन पे लगेंगे 4 अरब रुपए, 3 रैक्स और 3 इंजन।
तो टोटल 200 चलानी है आपको चाहिए। ये तो 450 अरब 450 अरब रुपए का रोलिंग स्टॉक कहां से आएगा 160 की स्पीड मेंटेन करने के लिए? ये कौन लाएगा? चौथा सवाल भी सुन लें, आपने 15% डालना नहीं इसके अंदर, 6.8 बिलियन डॉलर के अंदर 34 अरब रुपए साल के पीएसडीपी में आपको डालने पड़ेंगे सी पैक में। ये जो इस वक्त आपने बड़ी मुश्किल से 20 अरब दिए हैं, मुश्किल से, पिछले साल 18 दिए थे, इस साल 26 किया, 6 सी पैक है और 20 आपके रेलवे ने चलना है ना, मेंटेनेंस होनी है ना, ट्रैक की भी, इंजनों की भी, बोगियों की भी, उसके ऊपर 20 अरब चाहिए, 20 अरब चाहिए वो, और 34 ही चाहिए, कितना हो गया? 54 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान को रेलवे को सिर्फ डेवलपमेंट के देने होंगे और 100 अरब रुपया देना होगा तनख्वाहों का और दूसरी कंटीजेंसीज का। राना फहद, ये मैं वो बातें कर रहा हूँ, ये जो टोपी है, देखे हवा में दावे टीवी पे करते जाओ जितने मर्जी, लेकिन ये वो अंदर की इन्फॉर्मेशन है जो इसमें जो है वो मसाइल भी सामने आ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये इमरान खान की गवर्नमेंट फंस जाएगी, उधर से डैम बनाना शुरू कर रहे हैं, इधर से ये बड़ा मंसूबा ले लिया भाई, इसका आपको पता करना पड़ेगा कि ये हमने चलाना कैसे है। ये कल तक आपको गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी आपकी, लोग रोते पीड़ित, जैसे आप कहते हैं कि जी नून लीग वाले खा गए, छोड़ के फिर ये सफेद हाथी ना बन जाए अगली आने वाली। सफेद हाथी नहीं होगा, मैं ये कहूँ ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इसके बगैर रेलवे ने चलना ही नहीं है। लेकिन इसको चेक कर लें, जो मैंने सवाल किए हैं ना, इसको आप चेक कर लें। मैं आपको देखिए, मैंने देखिए आपकी खबर के बाद मैं ऑनर ये कह रहा हूँ कि मेरी असद उमर साहब से उन्होंने कॉल किया था, मैंने उनको ब्रीफ किया था कि सेक्शन के ऊपर आप चले फिर तैयार रहे। मैं तो सब आज फिर आपको कॉल आने वाली मेहरबानी है। हाँ राना फहद, ये प्रोजेक्ट तो अच्छा है, लेकिन बाकी भी जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, इस तरह के मसाइल हम देखते रहते हैं कि जिन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए वो नहीं रखी जाती, कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाती है। देखिए, हर मंसूबे के कुछ ना कुछ जो है वो अच्छा रह जाते हैं और कमियां पेशियां भी रह जाती है। बिल्कुल इस मंसूबे की जो मेतू साहब जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये मामलात हैं और बिल्कुल जायज भी हैं, मामला दिखाई भी दे रहे हैं कि आपके पास इस वक्त कोई ऐसा इंजन, कोई ऐसी कोच नहीं है जो 160 पे चल सके। शुरू से आप चला ही 65, 70, 80 तक रहे हैं, ठीक है, और इसके लिए आपको ड्राइवर्स को भी जो है वो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ड्राइवर 60, 70, 80 पे वो चला रहे हैं कोचेस, तो मामला ये है कि जब मंसूबा शुरू किया है तो फिर से अब सारे मामला जो है वो ये इसमें देखने पड़ेंगे। राना, इसमें पॉजिटिव बात जो है ना वो ये है कि ये रेलवे बंद होने से बच जाए। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, लेकिन यार आपने देखना ये है कि आप कह रहे हैं 1.5 लाख बंदे को पाकिस्तानी को नौकरी मिलनी है, तो इंश्योर कौन किसने करना है इस बात? उसी चीनी एडवाइजर ने, जो सुपरवाइजर होगा उसने कहना आ गए, आपको तो उसने घुसने नहीं देना अंदर। इसको कंपटीशन करें, ओपन इंश्योर करें कि जो सुपरवाइजर होगा वो थर्ड पार्टी चीनी ना होगा। मतलब मैं चीन को मंगा रहा हूँ, मैं जबरदस्त समझती हूँ चाइना का, लेकिन हमारे लोगों को भी रोजगार मिलना चाहिए ना। ये है कि मैंने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है ना, मेरे मुल्क में मेरी नस्लों ने इस प्रोजेक्ट को यूज करना है, तो कल को कोई ये ना कहे किसी साफी ने इस पे बात ही नहीं की थी। अगले 150 साल तक ये प्रोजेक्ट यही है, ये जो बन जाना है, ये अगले 150 साल तक ये मंसूबा है। तो बहुत सोच विचार की जरूरत है। इस वक्त इस मंसूबे के समरात बहुत हैं, ठीक है जी। कराची से जो ट्रेन लाहौर में आएगी वो 160 किलोमीटर फी घंटा के रफ्तार से आएगी, और जो इस वक्त 20 घंटे में आ रही है उसका दौरानिया हो जाएगा 12 घंटे या 10 घंटे। क्या बात है, ठीक है जी। यानी कि इतना फर्क आएगा अगर ये मंसूबा बन जाता है, टाइमली बन जाता है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन 8.5 साल में मुकम्मल करना है, ये जो यहाँ पर रखा गया। कुछ चीजें जो है वो इसमें जो मेतू साहब ने निशानदेही की है, उनमें जो है वो कुछ सोचने की जरूरत है, हुकूमत को उस मामले पर जो है वो देखने की जरूरत है, ताकि आइंदा इसमें जो है वो मसाइल का सामना इस मंसूबे के तहत ना करना पड़े। मगर ओवरऑल ये गेम चेंजर मंसूबा है और इससे पाकिस्तान रेलवे जो है वो तरक्की करेगा, और रेलवे में जो है वो जो वजीर रेलवे के बकौल 1.5 लाख जो है वो लोगों को बिलवास्ता या बिला वास्ता जो है ये तो आर्जी देखिए, रेलवे की नौकरी नहीं होगी 8-9 साल तक। ना ये भी गलत फहमी डाल रहे हैं लोगों को, ये देखे क्लियर होनी चाहिए बात है। और यार ये प्रोजेक्ट की लेबर होनी है, बिल्कुल 8 साल के लिए, 8.5 साल के लिए, 9 साल के लिए नहीं हालात है। हमें ये बताइए कि जो गवर्नमेंट बता रही है, गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है, जो PC1 तैयार किया है, आगाज कब होने जा रहा है, गवर्नमेंट क्या कह रही है? देखिए अभी तो इसका EPC कॉन्ट्रैक्ट होना है, ठीक, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट होने हैं। कितना वक्त वैसे दरकार होता है? आप देखिए अभी PC1 बना ना, अभी इसका टेंडर डॉक्यूमेंट बनना है, ठीक, इसके टेंडर्स होने हैं, अभी सब चीजें चलनी है, अभी तो वो पार्टी सिलेक्ट होनी है जिसने सुपरवाइज करना है। ये काम अभी काफी बाकी है, इमीडिएटली ये नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव बात ये है कि इसको एक्निक ने अप्रूव किया है। लेकिन ये जो मैंने आपको सवाल खड़े किए हैं, ये एक्निक में तो हुए थे, ये प्लानिंग कमीशन ने, एक्निक प्लानिंग कमीशन ने तो ये सवाल खड़े किए थे। अब मैं हैरान हूँ कि ये सारे लोग खामोश क्यों हो गए।
बात क्या हुई है कि ये सारे अपने सवाल लेके साइड पे हो गए हैं और क्या है फ्यूचर फिर इस प्रोजेक्ट का, और जब ये प्रोजेक्ट बनना शुरू होगा, ट्रैक को अपग्रेड किया जाएगा, तो फिर ट्रेन कैसे चलेगी? ये तो मैं पूछ रहा हूँ, रोका जाएगा क्या? स्टॉप, फुल स्टॉप लग जाएगा? नहीं, क्या होगा? पहली बात ये कि 55 अरब रुपए, तो मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ ना, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का 15% शेयर है वो तो पढ़ने ही पढ़ने है और आगे कॉस्ट भी बढ़नी है। दूसरी बात ये है कि ये रोलिंग स्टॉक किधर से आना है, ये प्राइवेट सेक्टर ने लाना है। कि इन्होंने करना ये है कि ये करके तो 3 रैक मंगवाने हैं जो PC1 में है, 3 रैक मंगवा के एक सैंपल चला के दिखा देना कि ये देखें जी 160 पे चल गई है। तो भाई एक ट्रेन थोड़ी चलानी है, वो आप तो कह रहे हैं 210 ट्रेनें चलानी है, 171 वो चलानी, 40 वो चलानी, पर ये सारा किसने लाना है? प्राइवेट सेक्टर ने लाना है। तो अभी से उनको इंडक्ट करें उनको। लेकिन मैं कहता हूँ कौन सा प्राइवेट सेक्टर होगा जो डीजल पे ला के इतनी महंगी ट्रेन चलाएगा और फिर उसको गाहक आएंगे जो उसमें सामान लाद कर जाएंगे, जो मुसाफिर महंगी। अल्टीमेटली ये पाकिस्तान रेलवे से प्रोजेक्ट नहीं चल पाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। ये आज सुनने अगली नस्लें सुनेगी, डिफॉल्ट हो जाएगा, टेक ओवर हो जाएगा। ये इनके बस की खेल नहीं है अगर इन्होंने अभी इसको ना संभाला तो। आप तो प्राइवेटाइज की बातें कर रहे हैं। प्राइवेटाइज की बात नहीं कर रहा, जिसका प्रोजेक्ट होगा वो ले लेगा। वही ना, ये तो आप मामला उसी तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपन बात करूं, चीन टेक ओवर कर लेगा, जैसे उन्होंने कोलंबो की बंदरगाह टेक ओवर की है, उनके पास डिफॉल्ट हो गया, उन्होंने टेक ओवर कर ली, आपको देना पड़ेगा वरना आप कहाँ से लाओगे? ठीक, राना फहद मुझे ये बताइए कि अभी जो सूरत हाल चल रही है, मामूलात जिंदगी मामूल पे आने लगे हैं, ट्रेन ऑपरेशन मजीद बहाल करने की कोई रेलवे में बात चल रही है अफसरान में? जी बिल्कुल, आज ही जो है वो वज़ीर रेलवे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है 1 बजे के बाद तकरीबन। तो सूरत हाल उम्मीद यही की जा रही है कि पीर से या मंगल से जो है वो ट्रेन ऑपरेशन दोबारा से बहाल हो जाएगा। रेलवे स्टेशन की तज़ीन और आइज़ जो है वो उसका काम शुरू हो चुका है। जो बेंचेस जो निकाल दिए गए थे उनको दोबारा लगाना शुरू कर दिया गया है। इसके बाद जो रेलवे स्टेशन पर करंटीना सेंटर बनाया गया था। आजादी ट्रेन भी तो होती थी 14 अगस्त पे, वो भी क्या आएगी? वो भी क्या पिछले साल भी नहीं चलाई गई, उससे पिछले साल भी नहीं चलाई गई। ये गुज़िश्ता 2 साल से आजादी ट्रेन नहीं चलाई जा रही। इस दफा जो है वो अभी तक तो कोई प्लान नहीं है रेलवे इंतजामिया का कि आजादी ट्रेन को चलाया जाए। आइंदा दिनों में शायद जो है वो इस पर नजरसानी की जाए और आजादी ट्रेन चलाई जाए, क्योंकि ये इससे लोगों की बड़ी यादें वाबस्ता है। पिछले कई साल से जो है वो ये आजादी ट्रेन हर साल 14 अगस्त पर जो है वो चलाई जाती थी, पूरे पाकिस्तान में भी जाती थी और लोग बड़ी इसकी जो है वो करते थे, चर्चा करते थे, लोग इसको देखते थे और बच्चों को लेके आते थे रेलवे स्टेशन पर इसको दिखाने के लिए। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है, कोरोना की सूरत हाल है, उसमें शायद जो है वो अभी कुछ चंद दिनों में अगर इसका कोई प्लान बनता है तो नजर आएगी, वरना ये इस दफा शायद आजादी ट्रेन नजर ना आए रेलवे स्टेशन पर। मजीद ट्रेन ऑपरेशन बहाल होगा? मजीद ट्रेन ऑपरेशन जो है वो बहाल करने के जो है वो तैयारियां रेलवे इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल हैं। वजारत रेलवे की इजाजत की जरूरत है, सिर्फ वो जैसे इजाजत उधर से मिलती है तो रेलवे इंतजामिया की जानिब से ट्रेन ऑपरेशन को 24 घंटे की जो है वो। बहुत शुक्रिया राना फहद, जुल्फकार अली महतू साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि ML1 मंसूबा है तो शानदार, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे सुकून मौजूद है जिनको दूर करने की जरूरत है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुलाकात करवाएंगे आपकी एक बहुत ही होनहार तालिबा से जो कि लाहौर से हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया है और बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है। मुलाकात आपकी नतालिया नजम से करवाने वाले हम, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल है जी केमिस्ट्री का एक, जिनको 2 मिनट 42 सेकंड्स में मुकम्मल किया है, जबकि पहले ये रिकॉर्ड 2 मिनट 49 सेकंड पर था और वो भी एक प्रोफेसर भारत की थी जिनको इन्होंने शिकस्त दी है और कम वक्त में ये पीरियोडिक टेबल बनाकर अपना नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। नतालिया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको देखकर और अच्छी हो गई हूँ। नतालिया के पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जी, मिसेस शीना नजम और मिस्टर नजम हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों को भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नतालिया, आपसे मैं बात का आगाज करना चाहूँगी। मुझे पहले बताइए कि ये कब शुरू किया, कब तैयारी की कि आपने इतना बड़ा कारनामा करना है? हमने स्टार्ट किया था, अभी तो हम रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ने लगे थे। मम्मा कहती थी कोई चीज़ चाहिए तो 10 एलिमेंट के नाम सीखो। फिर आपने 10 एलिमेंट्स के नाम सीखे? जी।
ठीक, फिर कैसा लगा जीत करके? आपने एक प्रोफेसर को हरा दिया। जी, वरना एक्साइटेड, प्राउड, ऑनर्ड। अभी कौन सी क्लास में आप, क्या करती हैं आजकल? मैं अभी कोई स्कूल में नहीं हूँ। आप अभी कोई स्कूल में नहीं है मिस्टर नजम? अभी ये 9 साल बच्ची किसी स्कूल में नहीं है और इतना बड़ा रिकॉर्ड? नहीं जी, बेसिकली तो ये थ्रू आउट स्कूल में रही है। दिस इज आफ्टर ये लॉकडाउन के बाद भी डिसाइडेड कि अभी हम इसको स्कूल से निकाल के थोड़े अरसे के लिए होम स्कूल करेंगे जब तक ये चीजें थोड़ी सी सेटल नहीं हो जाती। और ये इसी लॉकडाउन की पढ़ाई का एक ये प्रोजेक्ट था जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बदल गया। शीना साहिबा, ये नतालिया हमें बता रही हैं कि मामा ने कहा था 10 एलिमेंट्स के नाम याद करो तो कुछ अच्छा हो सकता है। आपका ये कैसा आइडिया था, कहाँ से आया था कि कोई ऐसा लॉकडाउन में एक्टिविटी बच्चों को सिखा दी जाए कि पहचान भी बन जाए और बच्चे जरा अच्छी सी एक्टिविटी में मसरूफ भी रह जाएं? एक्चुअली ये छोटी सी थी तो इसको बहुत केमिस्ट्री समझ में आती है एंड शी इज वेरी इंटरेस्टेड इन इट। तो हर वक्त ये एक्सपेरिमेंट्स घर में चल रहे होते थे, धमाके हो रहे होते थे, छत पे कभी कुछ चीजें चिपकी होती थी, कुछ इस तरह की चीजें हो रही होती थी। तो ये जब लॉकडाउन हुआ और हमें मौका मिला कि हम कुछ घर में टाइम स्पेंड कर सकें और स्कूल के अलावा भी कुछ और हो करने को, तो मैं इसको एक बड़ी अपनी तरह से तो एक हार्ड चीज कहती थी कि सीख के आओ। जब इससे मेरे से कोई काम पड़ता था तो मैं कहती थी अच्छा 10 एलिमेंट के नाम सीख के आओ, फिर मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। तो वो करते करते सारे एलिमेंट्स हो गए एंड देन आई रियलाइज कि एक 9 साल की बच्ची के लिए इतनी इंफॉर्मेशन वैसे ही होना एक अजीब सी बात है। तो हमने जब रिसर्च की तो पता चला जी इसका तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो फिर हमने वी कन्वर्टेड ये सारा जो लर्निंग पार्ट था इनटू अ स्पोर्ट एंड हमने वो रिकॉर्ड का जो टाइम है उसको बीट करने की कोशिश शुरू की। तो ये 40 डे चैलेंज हमने इसको दिया और 40 डेज की प्रैक्टिस की। कोई 20-25 मिनट पर डे करते थे हम काम और वो करते करते जो है वो इसका रिकॉर्ड हो गया। हमारी इंटेंट नहीं थी कि हमने ये करना है। हाँ नतालिया, मामा बता रही हैं कि घर में कुछ ना कुछ होता रहता है एक्सपेरिमेंट्स, तो क्या मामा डांटती है, पनिशमेंट मिलती है जब कुछ काम खराब हो जाता है? नहीं, बाबा मुझे बचा देते हैं। उनका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जॉब था इस रिकॉर्ड की प्रिपेयरिंग में, मुझे मामा के डांटों से बचाना। अरे क्या बात है, इसका मतलब है बाबा शील्ड है आपकी, जो आपको मामा की तरफ से जो आती है डांट उससे बचा लेते हैं। हर वक्त नहीं, कभी नहीं। डांटना इज नॉट अ वे जिससे सिखा सकते हैं बच्चों को। मैं तो खुद इसके साथ धमाके कर रही होती थी। आई वुड बी एक्सपेरिमेंटिंग अलोंग विद हर। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये सब होता था, बट खेल खेल में हम सीखते हैं बहुत सारी चीजें। मैं इसके साथ खुद इन्वॉल्व होके खेलती हूँ और करती हूँ, तो हम दोनों सीखते हैं। ठीक, नतालिया क्या बनना चाहती हैं बड़ी होकर? मुझे बड़े होके बायोकेमिस्ट बनना है। मुझे एनिमल क्रूल्टी फ्री प्रोडक्ट्स और वैक्सीन्स बनानी है। क्या बात है, बहुत ही अच्छा आइडिया है। कितनी मेहनत लगेगी, कितना हार्ड वर्क करना होगा? बहुत ज्यादा। मिस्टर नजम, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपने बच्ची को एक बड़ी अच्छी डायरेक्शन दे दी, एक रास्ता दे दिया पेरेंट्स ने कि इस रास्ते पे चलो और कुछ अच्छा अचीव किया जा सकता है। आने वाले वक्त में क्या प्लान है कि किस तरह से कोई और रिकॉर्ड कायम किया जाएगा या फिर कुछ मुनफरिद अंदाज में इस बच्ची की ज़हनी सलाहियतों को निखारा जाएगा? मेरी तो जी कोशिश है कि ये जो भी चीज करना चाहे करे, इसको एक्सप्लोर करे। आई थिंक कई दफा आप जब बड़े हो रहे होते हो तो आप इवॉल्व करते हो एज अ पर्सन और आपको पता चलता है कि आपका पोटेंशियल या आपका इंटरेस्ट कहीं और है। सो मैं इसके सर पे कोई चीज मुसल्लत नहीं करना चाहता है कि इसने बायोकेमिस्ट्री बनना है या इसने एक स्पेसिफिक फील्ड को फॉलो करना है। मेरा ख्याल है बच्चों को एक्सप्लोर करने देना चाहिए क्योंकि कई दफा उनका टैलेंट कहीं और पड़ा हुआ होता है। ठीक, नतालिया कौन सी गेम्स पसंद है? वीडियो गेम्स वरना वैसे गेम्स? दोनों। वीडियो गेम्स में मुझे माइनक्राफ्ट और इनजस्टिस अच्छा लगता है। हाँ। और रेगुलर गेम्स में कुछ भी खेल लेती हूँ मम्मा और बाबा के साथ। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटीज में क्या करती हैं? क्रिकेट खेलती हैं, टेनिस खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं, क्या खेलती हैं?
पसंद क्या है? बैडमिंटन। जब दुनिया खुलेगी तो फिर बैडमिंटन अपने दोस्तों के साथ खेलूंगी, या स्विमिंग करती हूँ हमारे पूल में, और हॉर्स राइडिंग करती थी। अरे क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताइए, डॉल के साथ नहीं खेलती? बिल्कुल भी नहीं। अरे शीना साहिबा, ये बच्ची सच में बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बच्चियां तो टेडी बियर्स, डॉल्स होते हैं उनके, और वो उनको हर वक्त सुला रही होती हैं, खिला पिला रही होती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये बल्कि 3-3.5 साल की बच्ची होती थी तो बर्थडेज पे जनरली बच्चे जो है गुड़ियां मांगते हैं, खिलौने मांगते हैं। ये कहती थी मुझे माइक्रोस्कोप लेके दें, मुझे केमिस्ट्री के सेट्स लेके दें। नहीं था, कोई 4 साल पे था। 4 साल की थी। हाँ सॉरी। सो यस, शी इज वो नहीं खेलती गुड़ियों वगैरह से, वो ज्यादातर इन्हीं चीजों के साथ फैसिनेट होती है और ज्यादा सोचती है कि खेलती है। नतालिया के और बहन भाई भी हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इसीलिए सारी अटेंशन मिलती है। अरे क्या बात है, इसका मतलब है नतालिया को पता है कि सारी अटेंशन जो हैं वो नतालिया के लिए हैं, इसलिए हमारे पास इतने जानवर हैं। शीना साहिबा, ये बताइए कि बच्चों को डायरेक्शंस देना यकीनी तौर पर पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जबकि उनको स्कूल से कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो टीवी देख रहे हैं, वहाँ से उन पर कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो एक जम्बल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। बच्चे इतने समझदार नहीं होते कि वो अपनी लाइन को चूज कर सकें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट हैपेंस। बल्कि 4th ग्रेड में ये थी तो साइंस भी सही तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं होती, तो दे हैव नो कॉन्सेप्ट। लेकिन जाहिर है बच्चों के सवाल होते हैं, अब उनके सवालों के जवाब देने के लिए पेरेंट्स हैव टू रिसर्च, पेरेंट्स हैव टू फाइंड द आंसर्स, बिकॉज आधी तालीम तो स्कूल में होती है, बट बहुत ज्यादा हिस्सा तालीम का जो होता है, तरबियत का, वो घर के अंदर होता है। तो यस, पेरेंट्स नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस कि जी बच्चों का पोटेंशियल किधर है, और बच्चों के सवालों के जवाब देने चाहिए उनको। ठीक, शीना साहिबा, आपने कहा कि बच्ची को 10 एलिमेंट्स याद कराने थे जो कि इस टेबल को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। बच्चों को तो ज़रा सी चीज़ याद कराना बहुत मुश्किल होता है, जिसपे स्पेशली क्लासरूम में भी उनकी पूछताछ होती है। खुद से बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे कायल किया, जरा हमारी जो माएँ देख रही हैं उनको भी बताएं ताकि वो भी बच्चों को आसानी से पढ़ा सकें। एक्चुअली ये खेल में हमने सारा किया। आई डोंट बिलीव इन द ट्रेडिशनल जो तरीका होता है पढ़ने का कि रट्टे लगाओ और किताब खोल के बैठ जाओ और बस सर झुका के पढ़ते रहो। उससे आप लर्न नहीं करते, उससे आप सिर्फ मतलब ऐसे मेमोराइज करते हैं, बट वो आपको समझ में नहीं आता। तो इसीलिए हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते एग्जैक्टली। तो आप तो इसलिए हमने जो ना उसके अंदर घुस के, ये मेरी और इसकी एक डील थी कि इसको जब मेरे से कोई काम था, ऐसा आप सुशी खानी है, पिज्जा खाना है, तो मैं कहती थी अच्छा 10 एलिमेंट के नाम याद करके आओ। वो थोड़े दिन में 118 पूरे हो गए। फिर हमने उनकी और रिसर्च की कि हमारे इर्द गिर्द वो कहाँ पाए जाते हैं, जिस तरह कैल्शियम हड्डियों में है, खून के अंदर आयरन होता है, यू नो थिंग्स लाइक दैट, ऑक्सीजन, पानी के अंदर क्या होता है। तो इस तरह कर करके अब ये फॉर्म्ड कनेक्शंस फॉर हर, तो उसके लिए सीखना कोई मुश्किल काम नहीं था। और इस पूरे प्रोसेस में ये 118 एलिमेंट्स याद करना वाज नॉट द प्रॉब्लम, वो तो बड़ी आसानी से याद हो गए। द प्रॉब्लम वाज कि स्पीड इतने कम वक्त में, और एक एडल्ट केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी पढ़ी ही ये चीज है, उनका रिकॉर्ड और उनके जो ब्रेन और हैंड कोऑर्डिनेशन जो नफासत होती है उसको बीट करना था। ठीक, नतालिया हमें ये बताइए कि साथ साथ मेहनत भी चलती रहती है। अभी लॉकडाउन है, स्कूल को मिस कर रहे हो? बल्कि आप तो अभी स्कूल जाने वाले हो। नहीं, हमने इसे स्कूल से निकाल दिया है। हाँ। तो अभी इसकी होम स्कूलिंग करने लगी हूँ। इस रिकॉर्ड से पहले मैं जून में निकली थी। अच्छा, तो आपने स्कूल को मिस नहीं किया? जाना चाहते हो या फिर घर में पढ़ना चाहते हो? दोस्तों को मिस करती हूँ, स्कूल को किसी को इतना सुबह नहीं उठना चाहिए। नजम साहब, ये होम स्कूलिंग का आइडिया क्यों है? स्कूल से निकाल लिया और फिर अब ये घर में पढ़ेगी बच्ची, ऐसा क्यों? अभी है जी, ये कोरोना की वजह से आई नो कि गवर्नमेंट जो है वो सितंबर से खोलने की बात कर रही है, बट हम लोग अभी इस चीज से थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है। एक दफा ये चीजें थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाएं तो उसके बाद डेफिनेटली यस। ठीक,
शीना साहिबा, जब बच्चियां छोटी छोटी होती हैं तो पेरेंट्स यही उनको फीड करे होते हैं कि उन्होंने, लड़कियां हैं तो उनको ज़्यादातर कहा जाता है जी डॉक्टर बनना है, लड़के होते हैं तो वो इंजीनियरिंग की साइड पे जा रहे होते हैं। आपका कोई ऐसा ख्वाब था कि बच्ची कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या आपकी मनपसंद फील्ड में चली जाए? देखिए जी, हमारी क्योंकि एक ही बेटी है तो लड़की लड़के का तो कोई चक्कर ही नहीं है कि फर्क हो। वी जस्ट वांट कि वो एक अच्छा इंसान बने और कुछ ऐसा काम करे जिससे शी मेक्स अस ऑल प्राउड, द कंट्री प्राउड, हर पेरेंट्स प्राउड एंड हर सेल्फ प्राउड। तो लड़की लड़के का तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, व्हाटएवर शी वांट्स टू डू। हम बस चाहते हैं कि वो जो भी करे उसमें एक्सेल करे और बहुत अच्छा करे। ठीक। नतालिया, फैमिली का कैसा रिस्पांस था, फ्रेंड्स का कैसा रिस्पांस था जब उनको पता चला कि आपने इतना बड़ा रिकॉर्ड बना लिया? हमको फोन्स बंद करने पड़े थे। अच्छा, सब लोग खुश हुए थे? फोन्स बंद करने पड़ जाते। इतनी कॉल्स आ गई थी? इतनी कॉल्स आ रही हैं। नतालिया, मेरे पास इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं है अपने मोबाइल पे, कोई 5-10 होंगे और फिर भी मुझे फोन बंद करना पड़ेगा। अरे क्या बात है। शीना साहबा, कैसा लगता है जब बच्चों की इतनी बड़ी अचीवमेंट्स इतनी छोटी सी उम्र में सामने आती हैं? इट्स इनक्रेडिबल, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। हमारे तो वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि ये इतना ज्यादा इसका रिस्पांस आएगा पूरी दुनिया भर से, खाली पाकिस्तान में नहीं बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत खुशी हुई जी, लोगों ने जिनको हम जानते भी नहीं है, मुल्क से बाहर, मुल्क के अंदर, उन्होंने फोन किए, मैसेजेस भेजे, बड़ी खुशी हुई और सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस चीज को इनकरेज किया। ठीक। अच्छा, महकमा स्कूल की जानिब से या फिर हमारे तालीमी इदारों की जानिब से, हमारे गवर्नमेंट के जो अहलकार हैं, नुमाइंदगान हैं, उनकी जानिब से कोई मुबारकबाद आई, कोई मुलाकात हुई, कोई एप्रिसिएशन आई? मुराद राज साहब इज द ओनली वन जिनकी कॉल आई थी। उन्होंने कांग्रेचुलेट भी किया, ट्वीट भी किया, बट बस दैट्स अबाउट इट। और तो किसी ने भी कोई अभी तक राब्ता नहीं किया और कोई एप्रिसिएशन नहीं आई। मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ इस चीज को लेकर, क्योंकि ये काफी बड़ी न्यूज बनी हुई है हर जगह पे, लेकिन अभी तक नहीं। देखने वालों को क्या पैगाम देंगी? देखने वालों को पैगाम दूंगी कि हर क्राइसिस सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी होती है। ये एक मौका है हमारे पास कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम गुजार सकते हैं और कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं। जो भी मुश्किल आती है उसमें लर्निंग का प्रोसेस स्पेशली बच्चों के लिए रुकना नहीं चाहिए, और हम जो है बहुत सारे क्रिएटिव लर्निंग टूल्स और सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं ताकि इनको आगे बहुत बढ़ने की शुक्रिया opportunity शीना नजम साहिबा, नजम साहब और नतालिया नजम हमारे साथ मौजूद रही। नतालिया नजम को प्रोग्राम में हम एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक कहेंगे और उनको कहेंगे कि अल्लाह करे जी, जो आप बनना चाहती हैं, बायोकेमिस्ट बनना चाहती हैं और वैक्सीन से ईजाद करना चाहती हैं जानवरों की, तो आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिल जाए। मुझे आपने इजाज़त देनी है, कल तो हमारी मुलाकात नहीं होगी। बेस्ट ऑफ जागो लाहौर आप बिल्कुल इसी टाइम पर देख पाएंगे। इंशाल्लाह पीर की सुबह फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह निगहबान।